हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन फ्रॉम क्लास 10th। और हम आ गए थे यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे हो रहा है। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि देखो, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, फिर इन्वेंटरी बनाई जाती है रिसोर्सेज की अक्रॉस द रीजन, किसी भी क्षेत्र विशेष में कंट्री के। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, इसमें क्या किया जाता है, उसकी सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, और उसका एस्टिमेशन किया जाता है उसकी गुणवत्ता का और उसकी मात्रा का, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और फिर उनका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है उन रिसोर्सेज का। सेकंड, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, और फिर वहाँ पे क्या है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है एंडो विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज में, जिसके अंदर की बड़ी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी कि कोई अच्छी सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और फिर वहाँ पे स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया जाता है उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्स, और फिर क्या किया जाता है, उन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या गया मैच किया जाता है विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जितने भी राष्ट्रीय विकास के जो योजनाएं हैं उनसे उनको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। इंडिया हैज़ मेड concerted effort for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। भारत में पहले 5 ईयर प्लान के बाद, भारत की आज़ादी के बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपनाया था, तब से ही लेके रिसोर्स प्लानिंग के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। ठीक है। फाइंड आउट व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग्स बाय द कम्युनिटी, विलेज, पंचायत, वार्ड लेवल कम्युनिटी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपने यह फाइंड आउट करना है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको डेवलप किया जाता है आपके क्षेत्र विशेष में, आपके विशेष में, कम्युनिटी में, समुदाय में, या आपकी गांव की पंचायत में, या वार्ड लेवल कम्युनिटी में, हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें कि कम्युनिटी की भागीदारी होती है। यानी कि आपके आसपास के लोगों के द्वारा जो The availability of resources is a necessary condition for development of any region। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए वहाँ पे संसाधनों का होना काफ़ी आवश्यक है। बट mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institution में hinder development। लेकिन केवल उन संसाधनों का उपलब्ध होना और उसके एब्सेंस होने, यानी कि टेक्नोलॉजी की या संस्थाओं की वहाँ पे पहुँच न होना, तो भी डेवलपमेंट क्या हो सकता है, हिंडर यानी कि रुक सकता है। देर आर मैनी रीजन इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, देर आर मैनी रीजन विच आर रिच इन रिसोर्सेज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन वो आर्थिक तौर पे अभी भी क्या है, पिछड़े हुए हैं वो क्षेत्र। ऑन द कॉन्ट्रेरी देर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्स। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही कम है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो पूरी तरह से क्या है, विकसित है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। क्या आप कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम बता सकते हो जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है। सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकल रीजन, और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है लेकिन वो आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा डेवलप है। गिव रीजन फॉर सच सिचुएशन, और ऐसी परिस्थिति के लिए आप कारण बताइए। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील दैट rich resources in colony were the main attraction for the foreign invaders।
जो उपनिवेशीकरण का जो इतिहास है वह यह रिवील करता है कि जो रिच रिसोर्सेज थे जिस भी कॉलोनी में यानी कि जिस भी देश में, वही फॉरेन इन्वेडर का यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों का मेन अट्रैक्शन था यानी कि आकर्षण का कारण था। It was primarily the high level of technological development of the colonizing country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colony। और यही प्राइमरली क्या था, वो क्या करते थे, मुख्य तौर पे हायर लेवल की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते थे कॉलोनाइजिंग कंट्री में, एंड दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, जिससे कि वो क्या करते थे, उन संसाधनों का पूरा उपयोग करते थे, एंड इस्टेब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनी, जिससे कि वो वहाँ के क्षेत्र के ऊपर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। तो इसीलिए रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी संसाधन विकास को तब कर सकता है जब वह क्या किया जाए, इसको अकम्पनीड किया जाए, किसके द्वारा, यानी कि उसके साथ क्या हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो और इंस्टीट्यूशनल चेंज भी हो और वहाँ की संस्थाओं में भी चेंजेस हो, तब भी जाके किसी रिसोर्स को हम विकास के रास्ते पे ला सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। और भारत ने तो है ना उपनिवेशीकरण के दौरान ऐसे बहुत सारे अनुभवों को फेस किया। Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and historical experience of the people। और इसलिए भारत में जो विकास है वो आम तौर पर रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली, जिसमें कि रिसोर्स के विकास का एकमात्र ही शामिल होना नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कि तकनीकी का और ह्यूमन रिसोर्स की गुणवत्ता का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन की गुणवत्ता का होना, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और वहाँ के लोगों का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है यानी कि ऐतिहासिक जो अनुभव है वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का संरक्षण। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। हर प्रकार की विकासशील जो गतिविधियाँ उसमें रिसोर्सेज का संसाधन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन इनका बगैर सोचे समझ बहुत ज़्यादा उपभोग करना और उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करना ऐसे रिसोर्सेज क्या ले जाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वो कि आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक और वहाँ के वातावरण को प्रॉब्लम दे सकते हैं, पर्यावरण को। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन संसाधनों का क्या किया जाए, संरक्षण, यानी कि इनकी सुरक्षित रखना होगा अलग अलग लेवल पे। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर इन द पास्ट। और यही बहुत सारे जो विचारक थे और बड़े बड़े लीडर थे, यही उनकी मुख्य चिंता थी। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वाज एप्ट इन वॉइसिंग हिम कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड। उदाहरण के तौर पे गांधी जी के द्वारा यह बड़ा उचित कहा गया है रिसोर्स के संरक्षण के लिए। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। वो कहते थे कि हर किसी की ज़रूरत के लिए बहुत है, एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। यानी कि ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन ऑफ द ग्लोबल हेल्थ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि इंसान की जो लालच वाली और उसकी लालच की जो वृत्ति है नेचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, वो क्या कर रहा है, नेचर का वो एक्सप्लोइटेशन यानी कि उसका शोषण कर रहा है। वही क्या है,
वैश्विक स्तर पर क्या लेके जा रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन यानी कि संसाधनों की कमी को लेता जा रहा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के वो क्या थे, विरोधी थे। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और उसको वो बदलना चाहते थे विद द कंजर्वेशन बाय द मासेस, और इसको वो क्या करते थे, मासेस के द्वारा क्या। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in more systematic way in 1968. 1968 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था, एडवोकेट किया था यानी कि पक्ष लिया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन किया जाए। पहली बार हुआ था इंडिया में, वर्ल्ड में। सब्सिक्वेंटली 1974, फिर उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शुमाकर इन द बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक राइटर थे शुमाकर नाम के, जिन्होंने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम की बुक लिखी थी। उन्होंने भी गांधीयन फिलोसफी को क्या किया था, प्रेजेंट किया था कि कैसे क्या किया जाए, संसाधनों को क्या किया जाए, बचाया जाए। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। और उसी के बाद फिर सेमिनल कंट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे, जहाँ जो कि किया गया था किसके द्वारा, एट बाय द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में की गई थी। दिस रिपोर्ट इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी रिपोर्ट ने है ना सतत विकास के बारे में क्या किया था, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। एंड एडवोकेटेड इट एज ए मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, और फिर उन्होंने पक्ष लिया था कि यह क्या है, कंजर्वेशन का क्या है, मीन्स है, संसाधन है। विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, जो कि बाद में एक बुक पब्लिश हुई थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसमें इसको दिखाया गया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और दूसरा जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था रिसोर्स कंजर्वेशन में, वो हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नाम के शहर में एक अर्थ समिट हुई थी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। इन सब सम्मेलनों में मेनली क्या फोकस किया गया था, रिसोर्स कंजर्वेशन का, यानी कि संसाधनों का बचाने का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं अपना लेसन।